बात करते हुए मधुकर उपाध्याय जी से चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि किसी समय अयोध्या के पूरे व्यापक क्षेत्र का नाम और जुड़ाव उत्तर कोशल से था और तो उसके बारे में कुछ आप उल्लेख करें कि पूरा कौशल कौन सा था जिससे कि उत्तर कौशल था, और उससे अधिक ये भी बताएं कि वहाँ के पुराने सम्मानित साहित्यकारों में सीताराम भूप जी का नाम सुनने में आता है, तो उनके विषय में भी हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल। सीताराम भूप जी का जन्म तो अयोध्या में हुआ था जी, लेकिन वो मूलतः रहने वाले जौनपुर के थे। उनका परिवार जौनपुर का था जी। लेकिन वो आए और एक महंत रघुनाथ दास जी थे, बड़े नामी महंत, तो उनसे दीक्षा ले ली और अयोध्या में ही बस गए जी। सीताराम भूप को ये था कि उनको पढ़ना लिखना चाहिए। ये सिर्फ पूजा पाठ करने और घंटी बजाने और राम राम कहने से बात नहीं बनेगी, इससे आगे जाने की ज़रूरत है। तो और फिर वो ऐसा नहीं कि उनकी भक्ति में कोई कमी थी, लेकिन उनको लगता था कि ज्ञान भी भक्ति का एक मार्ग है और उस रास्ते से भी आप वहाँ पहुँच सकते। उनका झुकाव उस तरफ था जी। तो लाला सीताराम जी ने बीए कर लिया जी। और उस ज़माने में वो मतलब अयोध्या में बीए करने वाला तो शायद ही कोई और रहा होगा। तो ये गुलाब राय और उनसे पहले की बात, उनसे पहले बीए कहलाते थे। हाँ, वो उसके बाद इन्होंने एलएलबी कर लिया। अच्छा। हाँ, फिर वो और भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन ये कि बाद में उनको किसी स्कूल में मुदर्रिसी मिल गई, मास्टर हो गए, पढ़ाने लगे जी। फिर उनको लगा कि ये पढ़ाने से कुछ बात नहीं बन रही, तो वो लेकिन और कुछ उपलब्ध भी नहीं था, तो वो सीतापुर क्वींस कॉलेज चले गए, बनारस। वहाँ पढ़ाने लगे। फिर वहाँ से सीतापुर आए, सीतापुर से लौट के फिर अयोध्या आए। अच्छा। और अयोध्या में उन्होंने मतलब अयोध्या बड़ा विस्तारित अयोध्या अगर आप समझ लीजिए, छोटा वाला अयोध्या नहीं, तो वहाँ से उन्होंने एक अखबार निकाला और ये 1870 की बात। हाँ, तो अच्छा। वो अखबार उन्होंने छापना 1800। तो ये सब तो मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू से काफ़ी पहले की बात। पहले लाला सीताराम भूप ने अयोध्या का इतिहास लिखा जी। उनको लगा कि मेरा एक कर्ज अयोध्या का मेरे ऊपर है और मुझे उसका इतिहास लिखना चाहिए। तो उसी में वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये उत्तर कोसल का इलाका था जी, जिसका विस्तार काफ़ी दूर तक था। और फिर वो उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि राम जी का जन्म, मनु महाराज का जन्म तो यहीं का है, यहीं से राजकाज चलाते थे। राम जी अयोध्या में पैदा हुए जी। लेकिन इसके अलावा जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था अयोध्या। जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ तक कि जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से पहले जी आदि तीर्थंकर जो उनके हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ और 5 तीर्थंकर अयोध्या में पैदा हुए। 24 में से 5 वहाँ के। हाँ, बल्कि कुछ जैन धर्म मानने वालों का कहना है कि 24 के 24 अयोध्या में पैदा हुए। तो वो अद्भुत है वो। और अभी जो मेरे सामने अयोध्या में जैन एक मंदिर बना, दिगंबर जी शाखा वाले जो मार्ग वाले हैं, तो उसकी प्रतिमा कहीं से बन के आई, वो रेलगाड़ी पर लाद के, काफ़ी ऊंची और बड़ी प्रतिमा, और किसी तरह उसको प्रतिष्ठा की गई। हाँ, लेके वहाँ लगाया गया। तो जैन धर्म पर तो ये कहना था उनका कि ये जैनियों का बहुत बड़ा केंद्र है और जो कुछ भी धार्मिक सोच है या दर्शन है जैन जी, वो अयोध्या से उपजता है। तो ये तो एक जी। फिर दूसरा कहते हैं कि उत्तर कोसल ही वो जमीन है जी जहां बुद्ध पैदा हुए और जहां बुद्ध का निर्वाण हुआ। कपिलवस्तु भी उत्तर कोसल में है और कुशीनगर भी उत्तर कोसल में है।
तो मैं ये बल्कि कहने वाला था कि जैन ये, और क्वींस कॉलेज का नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में, वो क्वीन स्कूल में पढ़े थे, और प्रसाद का बहुत कुछ साहित्य जो है वो बौद्ध का उन्हें पाली और प्राकृत का ज्ञान था, उस पर लिखा है। तो शायद जो बात आप कह रहे हैं इसमें एक ये जुड़ाव हो जाता है। आपने कहा कि बनारस भी महाकौशल के, उत्तर कौशल के परिधि में आता था। जी जी जी। तो वो बौद्ध, ये समझिए कि बुद्ध ने अपने जीवन के 16 वर्ष जी उत्तर कौशल में बिताए हैं। अरे वाह। तो सारा ज्ञान, सारा, पहली सारनाथ उत्तर कौशल में है, बनारस उत्तर कौशल में है, कपिलवस्तु उत्तर कौशल में है, और जहाँ उनका निधन हुआ, जहाँ निर्माण हुआ कुशीनगर, वो गोरखपुर के से लगा हुआ एक लुम्बिनी। हाँ, तो वहाँ है। ये तो हुआ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। जी। इस्लाम के बारे में एक किताब छपी अयोध्या में। अच्छा। जिसमें यह बताया गया कि साहब इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा केंद्र अयोध्या है। ये किस वो कह रहे हैं कि हमारे इतने मौलवी, इतने अली, इतने पीर यहाँ पैदा हुए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसकी पूरी फेहरिस्त, श्रृंखला दी है, सूची छाप दी उन्होंने कि हमारे ये सीताराम भूप जी ने। नहीं, अच्छा, एक दूसरी किताब में। हाँ, तो वो, तो इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? नहीं, वो तो देखिए, क्या कोई बाबरी मस्जिद से कुछ जुड़ाव होगा? नहीं, किसी स्टेज पर यहाँ इस्लाम नहीं, तो इस्लाम यहाँ कब आया, क्यों आया, ये किस तरह से बना? नहीं, ये तो इस्लाम कब आया, इस्लाम पैदाइश 7वीं शताब्दी में हुआ जी। उसके पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये बात कर रहे हैं मनु की, ये बात कर रहे हैं बुद्ध की, ये बात कर रहे हैं महावीर की, जो 2500 साल पहले थे। कि ये जो बड़े स्कूल बने इस्लाम के, जैसे बरेलवी वाला, हाँ, तो उस हिसाब से वो भी काफी पुराना है, वो भी उत्तर कौशल का हिस्सा है। तो आप कैसे निगेट कर देंगे? जी। जो ये उद्यान नगर कहते थे, एक जगह थी जो बाद में बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर बना, और उसका नाम जायस रखा गया, जहाँ के मलिक मोहम्मद जायसी थे। नैमिषारण्य उत्तर कौशल का हिस्सा है। हाँ, नैमिषारण्य उत्तर कौशल का हिस्सा है, जहाँ काकभूषुंडी ने मनु को राम की कथा सुनाई थी। अब मतलब उत्तर कौशल से आगे भारतीय दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। और ये देखिए कि सीताराम भूप अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अयोध्या में कि इतनी समृद्ध विरासत है ऐतिहासिक, कि बुद्ध जहाँ 16 साल रहे हों, वहाँ कोई प्रमाण ही नहीं है कहीं कहाँ रहे और क्या हुआ और क्या किया उन्होंने, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। कह रहे हैं अगर पुरातत्व विभाग वाले खोदें होदें तो हो सकता है कुछ मिल जाए। बुद्धिज्म के लिए भी कहते हैं लोग कि अगर खुदाई होगी तो आपको बहुत कुछ वहाँ से मिल सकता है। जैनिज्म के लिए भी यही तर्क दिया जाता है। और सीताराम भूप कहते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को अयोध्या के बारे में ठीक से पता नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं इससे मुझे ये भी ध्यान आया, मैं बताना चाहूँगा कि अवध के नवाब लखनऊ बाद में आए, पहले तो फैज़ाबाद में था, और फैज़ाबाद का मतलब अयोध्या है। तो कुछ तो कारण रहा होगा, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों का और इतना बड़ा सेंटर था, तो उसी से ये लगा हुआ है कि कुछ न कुछ कारण था कि वहाँ पर अवध के नवाब थे और फिर बाद में वो लखनऊ में आए। हाँ, वो तो खैर जब ये लोग आए, जब इनको अवध की जागीर सौंपी गई जी, तो नवाब ने पूरी इज्जत देते हुए जी पुराने अयोध्या को जी कहा कि इसके आसपास नहीं, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया 4 मील पश्चिम में, 8 मील, 4 कोस पश्चिम। अच्छा, तो 8 मील मतलब पश्चिम में सरयू के किनारे अपना जाके पहला डेरा बसाया, एंड दैट बिकेम द कैपिटल ऑफ अयोध्या।
अवध। जी। तो वो जगह, और वहाँ चूंकि बहुत सारे बड़े बड़े बंगले बनाए, ये किया वो किया, तो उसका नाम बंगला हो गया। तो एक ज़माने तक अवध का, पूरे अवध इलाके का नाम बंगला कहा जाता था। बल्कि खान पान जिसके लिए लखनऊ का जिक्र करते हैं, वो बंगला बिरयानी और बंगला निहारी और बंगला ये और बंगला रोटी, वो बंगला से होता था। और चूंकि उनके साथ फौज भी थी, सेना लेके वो आए थे वहाँ अवध में हुकूमत करने, तो पूरी एक छावनी क्रिएट की उन्होंने सरयू के किनारे। फैज़ाबाद की जो कैंटोनमेंट है जी, आज जी, वो वही जगह है जहाँ बंगला हुआ करता था। वो अब कनेक्ट करना शुरू करें, और अंग्रेज चूंकि उनको बना बनाया एक छावनी, एक कैंटोनमेंट मिल ही रहा था, तो काहे के लिए मेहनत करते, उन्होंने उसी को कब्जा कर लिया। और 1856 में जब अवध एनेक्स किया अंग्रेज़ों ने वाहिद अली शाह से, तो फैज़ाबाद ही को बना दिया। हालांकि तब तक कैपिटल शिफ्ट हो चुका था। हाँ, 1770-72 के आसपास ये शिफ्ट हो गया था लखनऊ। बहुत कम लोगों को ये एहसास होगा कि जो बंगला था, जिसका नाम बाद में एक फैज़ साहब हुआ करते थे, उन्हीं की जागीर में एक बड़े अफसर थे, जिससे फैज़ाबाद बना जी। उसका नाम फैज़ाबाद बाद में हुआ, वो बंगला ही था। फैज़ाबाद में वहाँ पर रीडगंज एरिया में बहू बेगम का मकबरा जो है, हाँ, तो वो दिखाता है कि उस समय नहीं, बहुत बहुत रिच हेरिटेज रही होगी। बल्कि उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है, एक धनुष और दो मछलियाँ ऐसे बना हुआ, ये अयोध्या की देन है, अवध की देन है। ये फैज़ाबाद में गुलाबबाड़ी है जिसमें ये बना हुआ है। तो गुलाबबाड़ी देखी है मैंने। हाँ, तो ये उसमें बना हुआ, ये वहाँ से उठाया हुआ प्रतीक चिन्ह है। बहुत अच्छा। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारा एक तरह से आधुनिक इतिहास है, जो शायद लेटर मुगल्स में गिना जाए या 1857 से पहले, उसके में इतनी दिलचस्प बातें हैं जो कि हमारी आज की संस्कृति, आज के इतिहास, आज के पुरातत्व से जुड़ी हुई हैं। और इस तरह से ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए।